गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि ग्राम पंचायत आता है। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राम पंचायत है वो कहाँ कहाँ पर इसका प्रोविज़न किया गया है, तो पार्ट 9 में किया गया है और इसके साथ ही साथ 11वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले दो तरीके की सरकार की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर 1950 के दशक के संदर्भ में ग्रामीण स्वशासन की बात की गई। तो ग्रामीण स्वशासन क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को सुनिश्चित किया जाता है और लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा शासन है, एक ऐसा स्थानीय स्वशासन है जिसमें कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी तक होता है, जिससे कि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें और प्रशासन में अपनी निर्णायक भूमिका को अदा कर सकें। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत या जो स्थानीय स्वशासन है वो एक डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट सिस्टम यानी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र है, यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक इसमें आदर्श दिखाई पड़ता है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ ये है कि इसे ग्रामीण जो जनता है उसकी पहुंच शासक तक होती है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हम ये देखते हैं कि चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी स्थानीय स्वशासन जो है वो दिखाई पड़ता है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ उसके अंतर्गत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए जो कि पंचायतों से स्वतंत्र और सरकार के प्रति जवाबदेह थे। जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आई तो उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके वजह से वो पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी पीछे हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि उनका जो सेंट्रलाइजेशन का जो उनकी पॉलिसी है उससे जो गवर्नमेंट पे भार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर नेशनल मूवमेंट के कारण भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की मांग बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस दिशा में अपना कदम उठाने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी किया गया। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत भी प्रांतों में दोहरे शासन की बात की गई और स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई। उसके बाद 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया उसमें भी ये चीज़ें कही गई। महात्मा गांधी ने भी पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी महत्व दिया है। उनका ये कहना था कि भारत गांवों का देश है और गांवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति और प्रगति निर्भर कर सकती है। अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के अनुसार ये था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार भारत की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है। पंचायती राज व्यवस्था से आशय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है और भारत में पंचायती राज ग्राम स्वराज्य का आधार है। गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। अगर हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय जो स्वशासन था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसकी क्या स्थिति थी, तो संविधान सभा ने भी स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में डाला और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया गया कि
राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 246 जो है ये ग्राम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि हु इज़ द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है, तो इसका जो आंसर है वो है बलवंत राय मेहता। अगर हम ये देखें तो अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें कि भारत में जो पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख समितियां थीं, जो कमेटी थी, उनमें सबसे पहले जो कमेटी थी वो 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ही बनी थी और नवंबर 1957 में इन्होंने इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कि कुछ सजेशन दिए गए थे कि पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचे में बांटने की बात की गई थी और जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यहाँ पर इनकी रिपोर्ट में एक और बात मेंशन थी कि सरकार का काम केवल गाइडेंस करना है, केवल इंस्पेक्शन करना है और उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही सीमित होनी चाहिए और योजनाओं का संचालन का जो कार्य है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात की गई थी। यह विधेयक जो है वो 20 अप्रैल 1993 को पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लागू हो जाता है। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि 73 अमेंडमेंट जो हुआ उसमें ग्राम पंचायतों को कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया, तुम यहाँ देख सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसका कि विवरण आर्टिकल 243 सी में दिया गया है, जिसमें कि विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर पर जो रहेंगे वो उसकी जो वो ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाएगी, जिसके कि अधिकारी सरपंच, मुखिया या प्रधान होंगे और इसका जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा होगा। दूसरा है ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पे जिसको कि क्षेत्र पंचायत के नाम से या पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। इसके जो ऑफिसर या अधिकारी होंगे उनको प्रमुख कहा जाता है और इसका जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिसको कंपोजिशन जिला परिषद या जिला पंचायत है, जिसके कि अध्यक्ष अधिकारी जो होंगे वो अध्यक्ष या चेयरमैन होंगे और इसका भी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा। 73 अमेंडमेंट में जो कि ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित है, तो इसमें क्या बातें की गई, तो पार्ट 9 में इसको डाला गया पंचायती राज व्यवस्था को और इसके बाद इसमें ये कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया और जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा गया और इसके साथ ही साथ पार्ट 9 में पंचायत नामक एक शीर्षक के तहत 243 से 243O तक पंचायती राज संबंधित पूरे प्रोविज़न है और 73 अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया स्केड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंतर्गत उसमें 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय हैं जो कि ग्राम पंचायतों के लिए को करने के लिए संबंधित हैं। अगर हम बात करें कि इसका कंपोजिशन कैसा होगा ग्राम पंचायती का, तो आर्टिकल 243C में इसको काफ़ी विस्तार रूप में डिस्कस किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भाग 9 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना का निर्धारण कर सकता है और पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या और उनके निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात राज्य में यथासंभव समान रहना चाहिए। यदि असमानता की स्थिति होती है तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है राज्य विधानमंडल वो पंचायत क्षेत्रों का विभाजन कर सकता है। अगर हम लोग बात करें
कि इसके क्वालिफिकेशन क्या है। तो वयस्क मताधिकार पर प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचन होते हैं। चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 ईयर्स यानी 21 साल है। और अगर राज्य विधानमंडल से कोई नई विधि पारित होती है और उसके उपबंधों के तहत किसी पंचायत की सदस्यता के लिए कोई अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पर उसकी निहरता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर रिजर्वेशन की क्या प्रोविज़न है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की क्या बात की गई है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 243D में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान जो है वो रिजर्व रहेंगे और 1/3 यानी 1/3 जो स्थान है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। लेकिन आर्टिकल 243D का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान के आरक्षण का प्रावधान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये 83 अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा ये प्रोविज़न जोड़ा गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 1/3 जो सीटें हैं, 1/3 जो स्थान है वो विमेंस के लिए रिजर्व होंगी, महिलाओं के आरक्षित होंगी। आर्टिकल 243D में कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव यानी राज्य का विधानमंडल जिस कानून से वो उपबंधित करेगा। केंद्र सरकार ने अब पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% जो है वो रिजर्वेशन के प्रावधान जो है वो 27 अगस्त 2009 को मंजूरी दे दी थी, परंतु अब इस संबंध में आर्टिकल 243D में संविधान संशोधन होना शेष है। लेकिन अब तक 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% जो रिजर्वेशन है वो हो चुके हैं। तो वो 20 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है? वो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसका कार्यकाल क्या है, ड्यूरेशन क्या है पंचायती राज व्यवस्था में, तो हम ये देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर पंचायतों का जो कार्यकाल है, जो ड्यूरेशन है वो 5 साल के लिए है। और कार्यकाल की जब ड्यूरेशन की समाप्ति से पहले ही चुनाव करा लेना आवश्यक होगा। और यदि किसी कारण किसी संस्था का विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर ही उसका चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। तो जो नई अवधि के लिए जब चुनाव कराया जाता है तो जो नई पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो शेष अवधि के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे 5 साल के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति 2 पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है, और यदि होता है तो उसे 14 दिन के भीतर अपने सक्षम अधिकारी को उस संस्था के बारे में सूचित करना पड़ेगा जिसमें वो अपनी सेवा देना चाहता है। अगर बात करें ड्यूरेशन की तो आर्टिकल 243E में इसकी अवधि की बात की गई है ड्यूरेशन की, कि प्रत्येक पंचायत चाहे वो किसी भी स्तर की हो अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि के लिए बनी रहेगी और किसी भी स्थिति में इससे अधिक अवधि तक वो अस्तित्व में नहीं रह सकती है। और पंचायत की अवधि पूर्ण होने से पहले ही नए सत्र का चुनाव कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 243G में बात की गई है कि क्या पावर्स हैं, क्या इसके पावर्स हैं और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकेगा जो वहाँ पर ग्राम पंचायत अपनी संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक रूप से कर सकती हैं। आर्टिकल 243K में बात की गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा,
राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का और उनका जो टेन्योर है वो डिसाइड करे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रोसीजर है वो हाई कोर्ट के जस्टिस के इक्विवेलेंट है, यानी उनके बराबर है। अगर हम आर्टिकल 243G की बात करें तो इसमें बात की गई है फाइनेंस ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों के वित्त से जुड़े प्रावधान की। अगर हम बात करें आर्टिकल 243H की, इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें फाइनेंस ऑफ पंचायत यानी कि पंचायतों के वित्त से जुड़े प्रावधानों की बात की गई है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि पंचायतों द्वारा जो कोई भी टैक्स लिया जाएगा और उसको डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो राज्य के विधानमंडलों को है, स्टेट लेजिस्लेटिव को है कि वह ऐसी निधियों का निर्धारण करें जिसके आधार पर पंचायत जो है वो टैक्स ले सके। नेक्स्ट आर्टिकल 243I। आर्टिकल 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के लिए एक फाइनेंस कमीशन या राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन की प्रावधान की गई है और इसके गठन को प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग की जो संरचना है उसके संदर्भ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव है यानी विधानसभा और विधान परिषद, उसको स्वायत्तता प्राप्त है। यहाँ पर राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू जो जिसकी बात हम लोग स्टडी करते हैं, वो आर्टिकल 280 में है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य वित्त आयोग की, और राज्य वित्त आयोग का जो के बारे में जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 243I में दिया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करना है और उसके बाद वो उस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंप देता है और राज्यपाल उसे अपने विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। आर्टिकल 243 जो जे है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो पंचायतों से संबंधित जो भी अकाउंट्स होंगे, जो भी उनकी लेखाएं होंगी, वह प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायत के खातों की देखरेख करेगा और उसके बारे में समीक्षा करेगा। अगर बात किया जाए पेसा एक्ट की, जो कि 1996 में आई थी, जिसका कि पूरा नाम है द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसको कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार। तो 1996 में पेशा जो एक्ट है वो पंचायतों से संबंधित संविधान के पार्ट 9 में यानी भाग 9 में 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यानी 5वीं अनुसूची में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें ये भाग 9 के जो पंचायती संबंधी जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते हैं। हालांकि संसद जो है इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे कि पेसा एक्ट या विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी समिति जो है वो पेसा एक्ट से जुड़ी हुई थी। तो संविधान के 9वें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए सिफारिश करने के लिए 1994 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे कि भूरिया समिति कहा जाता है। 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट पेश हुई थी और उसके आधार पर ही पेशा अधिनियम एक्ट 1996 को बनाया गया था। यहाँ पर जो भूरिया समिति थी उसमें 22 विशेषज्ञ सदस्य थे और इन भूरिया समिति ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें ये कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातियों के पास स्वशासन की परंपरागत संस्थाएं हैं जो उनकी संस्कृति और प्रथाओं के अनुकूल हैं। तो ऐसे में उन पर पंचायती राज की आधुनिक व्यवस्था
थोपने की बजाय एक ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिससे उनकी परंपरागत संस्थाओं और पंचायती राज का जो आधुनिक स्वरूप है उसका मिश्रण हो सके। तो इन क्षेत्रों की जिला पंचायतों को स्वायत्त जिला परिषद बनाने के साथ साथ छठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषदों की तरह ही विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्तमान समय में केवल 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची में के जो क्षेत्र आते हैं उसमें है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन राज्यों में अपने पंचायत अधिनियम में संशोधन करके उपेक्षित कानून के अधिनियम बनाए गए। 1996 में केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप राज्यों में पेशा जो कानून बना उसमें समरूपता रहे, इसके लिए मॉडल गाइडलाइन हेतु पंचायती राज मंत्रालय ने अगस्त 2006 में BD शर्मा की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन भी किया था। इसके पेशा अधिनियम के जो एम थे वो ये थे कि संविधान के जो भाग 9 में पंचायत से जुड़े जो प्रावधान हैं उसमें जरूरी संशोधन करके अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना और जनजातीय जो संख्या है उनको स्वशासन प्रदान करना। पेशा अधिनियम की जो विशेषताएं थी वो ये थी कि यहाँ के लोगों की जो अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको कायम रखते हुए वह एक स्थानीय स्वशासन से जुड़े रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।